हाय फ्रेंड्स, मैं हूं अनविता द्विवेदी और हमारे टारगेट फॉर आईक्यू के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। तो ये जो आर्टिकल 13 है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसे मैं आज आपको समझाऊंगी। और इसके पहले जो अभी लास्ट वीडियो मैंने रिसेंटली रिलीज़ किया है वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म यानी सहकारी संघवाद का वीडियो था। तो जिन लोगों को वो टॉपिक समझना है, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी चाहिए, वो लोग वो वीडियो देख सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो, क्योंकि वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो चलिए आज के हमारे टॉपिक पे चलते हैं, आर्टिकल 13 पे। आर्टिकल 13 अर्थात अनुच्छेद 13। तो देखिए, ये जो वीडियो है अनुच्छेद 13 पर, ये मैं 2 से 3 पार्ट में बनाऊंगी। ये आज पहला पार्ट है, तो इसमें हम अनुच्छेद 13 के जो 2 क्लॉज हैं, यानी कि जिनको हम उपनियम कहते हैं, तो उनसे हम डील करेंगे, उनके बारे में हम समझेंगे। तो देखिए, अनुच्छेद 13 जो है वो पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का भाग है, यानी कि जो संविधान का भाग 3 है, ठीक है, संविधान का भाग 3 जो होता है उसके अंतर्गत ये अनुच्छेद 13 आता है। संविधान का जो भाग 3 है वो मेनली आपके जो फंडामेंटल राइट्स यानी कि जो आपके मौलिक अधिकार होते हैं, जो आपकी मौलिक स्वतंत्रताएं हैं, उनसे डील करता है। और इसके अलावा इसमें 2 आर्टिकल और हैं जो कि 12 और 13 हैं। 12 यानी स्टेट आपका आर्टिकल 12, और 13 यानी कि अब जो 13 है उसको हम समझेंगे कि वो क्या करता है। देखिए, जैसे मैंने बताया आपको कि आर्टिकल 12 होता है स्टेट, ठीक है, अनुच्छेद 12 है स्टेट, ठीक है। और बाकी जो आपका पार्ट 3 है, संविधान का जो भाग 3 है, उसमें है अधिकार एवं स्वतंत्रता के नियम, यानी कि आपके फंडामेंटल राइट्स, जिनको हम शॉर्ट में एफआर्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो फंडामेंटल राइट्स के नियम हैं, ये जो आपका स्टेट है, इन दोनों के बीच का जो संबंध होता है वो आर्टिकल 13 तय करता है। यानी कि जो बेसिकली क्या होता है कि आर्टिकल 13 जो आपके अधिकार हैं, जो आपकी स्वतंत्रताएं हैं, भाग 3 में दी गई हैं, तो हमेशा क्या होता है कि स्टेट जो होता है वो उन अधिकारों को कभी कभी उन अधिकारों का हनन कर जाता है अपने कुछ कानून के तहत या कुछ नियमों के तहत। तो वो हनन ना होने पाए, या स्टेट किस तरीके से वो अधिकार नागरिकों को मुहैया कराएगा, नागरिकों को उपलब्ध कराएगा, ये जो इस बात को इंश्योर करता है आपका आर्टिकल 13, कि स्टेट आपके जो अधिकार हैं, जो आपकी स्वतंत्रता है, उनको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करे, पूरी तरीके से सुरक्षित करे। तो वो आर्टिकल 13 जो है वो ये तय करता है। तो यानी कि राइट्स एंड फ्रीडम का स्टेट के साथ जो भी रिलेशन है, यानी अधिकार एवं स्वतंत्रता जो भाग 3 में दी गई है, जो आपके मौलिक अधिकार दिए हैं, उनका स्टेट के साथ जो एक रिलेशन होता है वो अनुच्छेद 13 तय करता है, ठीक है। तो इस में जो अनुच्छेद 13 में बेसिकली 4 प्रिंसिपल हैं, ठीक है, ये 4 प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है, यानी कि 4 एक तरीके से सिद्धांत हैं जो कि मौलिक अधिकार से रिलेटेड हैं, ठीक है। तो अनुच्छेद 13 में क्या बात आपको याद रखनी है कि 4 सिद्धांत हैं, या आप कह लीजिए कि 4 प्रिंसिपल्स हैं मौलिक अधिकार से संबंधित, ठीक है। तो अब वो प्रिंसिपल क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो देखिए, ये जो अनुच्छेद 13 है, इसमें ये जो 4 प्रिंसिपल्स हैं ना, जो 4 सिद्धांत हैं ना, वो 4 उपनियम के तहत दिए हुए हैं। जो 4 क्लॉजेज होते हैं आर्टिकल में, देखिए सब क्लॉजेज होता है, आपको पता है, उपनियम होते हैं। तो ये जो अनुच्छेद 13 में क्या 4 उपनियम हैं। तो ये जो उपनियम है वो किस तरीके के हैं, रक्षात्मक नियम है, यानी कि प्रोटेक्टिव प्रोविजन है। प्रोटेक्टिव का मतलब है रक्षा करना। तो यानी कि जो स्टेट है उससे आपके अधिकारों की रक्षा करते हैं ये नियम, ठीक है। जो स्टेट है, मैंने आपको बताया ना कि स्टेट आपके अधिकारों का हनन ना कर सके, और स्टेट ये बात सुनिश्चित करे कि जो आपके मौलिक अधिकार हैं वो आपको मिल रहे हैं। इसके लिए ये जो आर्टिकल 13 है अनुच्छेद 13 में जो ये नियम दिए गए हैं वो इस वजह से दिए गए हैं। तो इसलिए ये प्रोटेक्टिव नेचर के, या रक्षात्मक नियम है, ठीक। ये बात आपको समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 13 के क्लॉज 1 की, यानी कि आर्टिकल 13 का जो उपनियम 1 है उसकी हम बात करेंगे। तो देखिए, ये जो उपनियम है ना, ये प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज पे बेस्ड है। अब प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज क्या होते हैं, इनको मैं हिंदी में बता देती हूँ। ये होते हैं पूर्व संवैधानिक कानून, यानी कि ऐसे नियम जो आपका जो संविधान था वो आपको पता है कि 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है, ठीक है। तो ये ऐसे नियम हैं, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज ऐसे लॉज हैं, पूर्व संवैधानिक कानून हैं, ऐसे अधिनियम हैं जो 26 जनवरी 1950 के पहले आए थे। यानी कि जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन, जब आपका संविधान लागू नहीं हुआ था, तो
तब जो नियम बने थे, तो देखिए इंडिया में मोस्टली जो एक्ट्स वगैरह हैं वो हमारे आज़ादी से पहले के बने हुए हैं। हाँ, उनमें काफ़ी कुछ हद तक संशोधन हुआ है, वो आज के हिसाब से बनाए गए हैं, तो वो तो अमेंडमेंट वगैरह बात की बात है, ठीक है, लेकिन मोस्टली अधिनियम जो है वो सब पुराने हैं। तो ये प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज की बात करता है। अब ये कहता क्या है, इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। देखिए ये कहता है कि आपको एक बात, आप उसके पहले ये जान लीजिए कि आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो 26 जनवरी 1950 को एग्जिस्टेंस में आए हैं। यानी कि फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार जो हैं वो लागू कब हुए हैं, वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुए हैं, ठीक है, क्योंकि आपका संविधान तभी लागू हुआ है, तो इसीलिए आपके मौलिक अधिकार भी तभी लागू हुए हैं। तो अब ये जो आर्टिकल 13 क्लॉज 1 है वो ये कहता है कि जितने भी नियम जो कि पूर्व संवैधानिक हैं, यानी संविधान से पूर्व के पहले के जितने भी कानून हैं या जितनी भी विधि है, वो अगर जो एफआरस हैं हमारे, यानी कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स या कह लीजिए मौलिक अधिकार हैं, उनसे इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। इनकंसिस्टेंट का मतलब है कि असंगत है, यानी कि ऐसी विधि जो कि पूर्व संवैधानिक है और मौलिक अधिकार जो हैं हमारे उनसे असंगत है, उनसे असंगति में है, या उन मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है ऐसे कानून, तो वो क्या माने जाएंगे, वो शून्य माने जाएंगे, अमान्य माने जाएंगे। कब से, जब से हमारा संविधान लागू हुआ है। यानी कि जो कानून, जो नियम, जो विधि हमारे मौलिक जो नियम, जो विधि पूर्व संवैधानिक है, यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से पहले की है, और वो यदि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन करती है या मौलिक अधिकारों से असंगति में है या मौलिक अधिकारों का किसी भी तरीके से उल्लंघन करती है, तो उसे हम शून्य घोषित कर देंगे या वो अमान्य मान लिए जाएंगे। यानी लॉज इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स आर इनवैलिड और वॉइड। ठीक, अब आपको क्लियर हो गया होगा ये चीज़। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से या किस हद तक ये नियम असंगति में माने जाएंगे, किस हद तक ये नियम अमान्य माने जाएंगे। तो देखिए ये जो रूल है ना, ये प्रोस्पेक्टिव है, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है। यानी कि ये नियम भावी है, पूर्व प्रभावी नहीं है, पूर्व प्रभाव से ये लागू नहीं होगा। ये नियम भावी यानी भविष्य में लागू होगा। तो इसका मतलब ये है, भविष्य में लागू होने से का मतलब ये है कि जब हमारा संविधान एग्जिस्टेंस में आ गया, जब 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू हो गया, तब से इसका प्रभाव माना जाएगा, इस नियम का प्रभाव माना जाएगा। अब देखिए इसका प्रभाव किस तरीके से होगा। जैसे मान लीजिए कि कोई नियम है, फॉर एग्जाम्पल पहले के टाइम पर ऐसा होता था कि आप बाल विवाह नहीं कर सकते थे, ठीक है, सॉरी, पहले के टाइम पे बाल विवाह प्रचलन में थे और अब बाल विवाह पे रोक है। तो ये मान लीजिए कि अगर किसी ने पहले के टाइम में बाल विवाह किया हुआ है, ठीक है, अब 1950 से पहले, तो अब उसकी शादी को अमान्य नहीं करार कर देंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, अभी अगर आप करने की कोशिश करते हैं बाल विवाह, तो वो शादी मानी नहीं जाएगी या वो शादी इनवैलिड हो जाएगी या अमान्य घोषित कर दी जाएगी। तो यानी कि यहाँ पे प्रोस्पेक्टिव रूलिंग हुई 26 जनवरी के बाद से, क्योंकि जब से संविधान लागू हुआ है तब से अगर आपने कोई ऐसा कानून की किसी ऐसे कानून, मतलब ये जो पूर्व संवैधानिक कानून है उनके किसी ऐसे नियम की एप्लीकेबिलिटी की जो कि मौलिक अधिकार से असंगति में है, तो वो 26 जनवरी 1950 से आप कोई ऐसा कानून नहीं लागू कर सकते हैं या उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर आपने पहले उससे कोई आपको राइट्स या कोई लाइबिलिटी मिला हुआ है जो 26 जनवरी 1950 से पहले का है, तो वो कैंसिल नहीं करेगी गवर्नमेंट, ठीक है। तो बस इतना सा मतलब है इसका, ठीक है। तो आई होप आपको एग्जाम्पल से समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं 13 क्लॉज 2 की, यानी कि जो उपनियम 2 है अनुच्छेद 13 का, उसकी बात करते हैं। ये है पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब, प्री का मतलब आपको पता चल गया, जो कि पूर्व संवैधानिक है। ये संविधान के पश्चात की बात कर रहा है, यानी कि आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। वही 26 जनवरी 1950 के बाद की कर रहा है, संविधान के बाद के जो लॉज हैं उनकी बात कर रहा है। अब जैसे 26 जनवरी 1950 के बाद भी गवर्नमेंट ने बहुत सारे एक्ट नए लागू किए हैं, ठीक है। तो ये जो नए एक्ट लागू किए हैं गवर्नमेंट ने 26 जनवरी 1950 के बाद, उनकी बात करता है 13 क्लॉज 2 यानी उपनियम 2। अब ये क्या कहता है, ये राज्य पर प्रोहिबिशन लगाता है, यानी कि जो आपका स्टेट है उसको क्या, उस पर निषेध लगाता है, उस पर रोक लगाता है, एक तरीके से प्रोहिबिट करता है। प्रोहिबिट का मतलब होता है रोक लगाना या राज्य को निषेध करना। किस चीज़ से निषेध करता है कि आप मौलिक अधिकार का उल्लंघन करने वाला कानून नहीं बना सकते। यदि राज्य कोई ऐसा कानून बनाता है जो अब मतलब, यानी कि संविधान लागू होने के बाद अगर राज्य ने कोई ऐसा कानून बनाया है या बनाता है या आगे बनाएगा जो कि मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रहा होता है, तो उसे राज्य नहीं बना सकता है, ठीक है। कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकता है, और यदि राज्य बना देता है तो कोर्ट उसे
इनवैलिड घोषित कर देता है, अमान्य करार कर देता है, शून्य घोषित कर देता है। ठीक है, ऐसे कानूनों को बोला जाता है कि ये शुरू से ही अमान्य है। क्यों शुरू से अमान्य है? क्योंकि मौलिक अधिकार लागू हो चुके हैं, आपको पता है। तो अगर आप इनका उल्लंघन करने वाला कानून बना रहे हो तो वो अपने आप ही मान लिया जाएगा कि वो स्टार्टिंग से ही इनवैलिड है, स्टार्टिंग से ही शून्य है। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं ये जो नियम है हमारा आर्टिकल 13 क्लॉज 1 का, यानी उपनियम 1 जो है हमारा अनुच्छेद 13 का, उस पर 2 डॉक्ट्रिन है हमारी, 2 सिद्धांत हैं। वो सिद्धांत क्या है? पहला सिद्धांत ये है डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, पृथक्करणीयता का सिद्धांत। ठीक है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं पृथक्करणीयता का सिद्धांत। पृथक्करण मतलब आप किन्हीं दो चीज़ों को अलग अलग करते हो, पृथक करते हो, सेपरेट करते हो। ठीक है, तो इसको मैंने देखिए आप लोगों के लिए एक चार्ट बनाया है, मतलब एक फिगर बनाया है। तो थोड़ा मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, तो जस्ट इग्नोर दैट। और देखिए होता क्या है, पृथक्करणीयता का नियम हम किस तरीके से लागू करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई लॉ है, ठीक है, लेकिन ये आपको एक बात ध्यान रखनी है कि ये हम पृथक्करणीयता का नियम लगा रहे हैं प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज पे। ठीक है, जो पहले के 13 क्लॉज 1 की बात हो रही है ना, तो 13 क्लॉज 1 हमेशा प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से डील करता है, यानी कि पूर्व संवैधानिक कानून से डील करता है। तो ये हम पृथक्करणीयता का नियम इन्हीं पे लगाते हैं। अब मान लीजिए कोई प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, ठीक है, तो वो उस प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में कुछ ऐसे नियम हैं जो कि इससे आपके मौलिक अधिकारों से असंगति में है, यानी कि आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं, वायलेट कर रहे हैं आपके मौलिक अधिकारों को। तो हम क्या करेंगे, जैसे स्ट्रेनर होता है ना, आपको पता है कि आप चाय जब बनाते हो तो आप चाय छानते हो छन्नी से, स्ट्रेनर यानी कि छन्नी, तो आप छन्नी से चाय छानते हो, तो जो आपकी चाय की पत्ती होती है वो छन्नी में रह जाती है, ठीक है, यहाँ पर, और आपकी चाय यहाँ पे कलेक्ट हो जाती है। तो उसी तरीके से है कि हमने लॉज जो हैं उनको हम लेंगे, ठीक है, और उनको हम डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी की जो छन्नी है, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी यानी कि पृथक्करणीयता की जो छन्नी है, या जो पृथक्करणीयता का जो नियम है उसकी जो छन्नी है उससे छानेंगे। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर वो लॉज रह जाएंगे जो कि इनकंसिस्टेंट हैं, यानी कि असंगति में हैं। ठीक है, जो नियम असंगति में है वो यहीं पे रह जाएंगे, और जो नियम असंगति में नहीं है, जैसे कोई एक एक्ट है, ठीक है, अब उसमें कुछ नियम ऐसे होंगे जो संविधान की संगति में होंगे, पर कुछ होंगे जो असंगति में होंगे। तो जो असंगति में है, जब हम उस एक्ट को छानेंगे यहाँ पे, तो जो असंगति में है वो यहीं पे रह जाएंगे, आपकी छन्नी में कलेक्ट हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, जो असंगति है, ठीक, असंगति, ठीक, और जो आपके वैलिड लॉज हैं, यानी कि जो मान्य लॉज हैं जो असंगति में नहीं है, वो यहाँ पे कलेक्ट हो जाएंगे, तो आप उनको अप्लाई कर सकते हो। तो डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी उन नियमों को अलग करती है किसी भी विधि से जो कि असंगति में होते हैं, तो उनको अलग कर देते हैं, और उसके बाद जो आपका एक्ट है वो वैलिड हो जाएगा। तो इस डॉक्ट्रिन का एप्लीकेशन क्यों करते हैं हम? इसलिए क्योंकि पूरा का पूरा एक्ट हम अमान्य घोषित ना करें। जैसे बहुत सारे ऐसे एक्ट होते हैं जिनके कुछ नियम ऐसे होते हैं जो मौलिक अधिकारों से असंगति में होते हैं, पूरे जो नियम हैं वो सारे वायलेट नहीं कर रहे होते हैं आपके फंडामेंटल राइट्स को, तो हम पूरे पूरे एक्ट को क्यों बर्बाद जाने दें? हो सकता है उसमें बाकी कुछ नियम अच्छे भी हों, तो इसलिए उन अच्छे नियमों को रोकने के लिए हम जो असंगति में नियम होते हैं उनको इस तरह डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी की छन्नी से इसे छान के अलग कर देते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसमें केस है, उसको मैं बता देती हूँ तो आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी। ये बहुत फेमस केस है ए के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास का। ये आर्टिकल 13 के ना जितने भी वीडियोज़ मैं बनाऊँगी उसमें मोस्टली वीडियोज़ में ये आएगा केस। अलग अलग तरीके से इसकी उपयोगिता है इस केस की, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस है, तो आपको इसका याद रखना है। तो इस केस में हुआ क्या था मैं आपको ये बताती हूँ। देखिए, एक सेक्शन 14 था, ठीक है, सेक्शन 14 किस चीज़ का था? प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, यानी रोकथाम गिरफ्तारी अधिनियम जो था, एक रोकथाम गिरफ्तारी अधिनियम आया था, उसका जो सेक्शन 14 था ना, वो वायलेट कर रहा था हमारे फंडामेंटल राइट को। आर्टिकल 14 जो है ना हमारा फंडामेंटल राइट का, अनुच्छेद 14, उससे असंगति में था। ठीक है, तो जो कोर्ट था उसने यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी लगाई, और उसने बोला कि हम क्योंकि यहाँ पे जो पेटिशनर था उसने ये बोला था कि इस पूरे एक्ट को अमान्य घोषित किया जाए, क्योंकि इसका जो सेक्शन 14 है वो हमारा जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, उनका उल्लंघन कर रहा है, उनसे असंगति में है। तो कोर्ट ने यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी अप्लाई की, और ये बोला कि सिर्फ सेक्शन 14 ही है, सेक्शन 14 ही है जो आर्टिकल 14 से असंगति में है। ठीक है, तो हम क्यों ना ऐसा करें कि हम सेक्शन 14 को अलग रख दें, सेक्शन 14 को इनवैलिड घोषित कर दें, शून्य घोषित कर दें, अमान्य घोषित कर दें, और हम बाकी पूरा एक्ट
तो सही है, उसको हम पूरे एक्ट को अमान्य घोषित करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी लगाई गई थी और सेक्शन 14 को अमान्य घोषित कर दिया गया था और बाकी पूरे एक्ट को वैलिड घोषित किया गया था। ठीक है, फिर अब आपको बता दें कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी है यानी कि पृथक्करणीयता का जो नियम है, उसमें कुछ सिद्धांत दिए गए हैं कि इनको किस तरीके से लागू करना है। देखिए, ये तो यहाँ पे बता दिया गया कि लागू करना है, किस तरीके से लागू करना है, क्या चीज़ें होंगी, क्या फैक्टर्स होंगे जिनको ध्यान में रख के हम सेवरेबिलिटी लगाएंगे, ये हमें आरएमडीसी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कोर्ट ने बताया था। क्या बताया था कोर्ट ने इस केस में कि कौन से ऐसे नियम होंगे जिनको ध्यान में रखते हुए हम ये सिद्धांत लागू करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला तो नियम, जो मेन एक नियम उन्होंने बताया था कि ऐसा नहीं है कि हम सेक्शन को देखेंगे कि हाँ बस ये असंगति में और उसको छान के अलग कर देंगे। हमें ये भी देखना पड़ेगा कि अगर उस सेक्शन को जब हम अलग कर रहे हैं तो इसकी वजह से जो पूरा एक्ट है, जो पूरा विधि है, जो पूरा कानून है, वो कहीं अफेक्ट तो नहीं हो रहा है। अफेक्ट एज इन कि मान लीजिए जैसे आपने एक सेक्शन उस एक्ट से हटाया या 2 सेक्शन, 3 सेक्शन, जितने भी सेक्शन असंगति में है मौलिक अधिकारों से, वो सेक्शन आपने हटा दिए, उनको इनवैलिड कर दिया। ठीक है, लेकिन उन सेक्शन को हटाने के बाद से जो एक्ट था उसकी उपयोगिता ही खत्म हो गई। ठीक है, तो फिर ऐसे एक्ट का क्या फ़ायदा, या फिर ऐसा हुआ कि उस एक्ट का पूरा प्रभाव ही चला गया, तो इस तरीके के एक्ट का कोई मतलब नहीं है। तो अगर ऐसा हो रहा है कि कुछ सेक्शन हटाने से जो एक्ट है उसकी उपयोगिता नष्ट हो जा रही है या उस एक्ट का पर्पस पूरा खत्म हो जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में हम डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी ना लगा के पूरे एक्ट को इनवैलिड घोषित कर देंगे। ठीक है, जहाँ पे सेवरेबिलिटी वहीं पे अप्लाई होगी जहाँ पे एक्ट इफेक्ट ना हो। ठीक है, जैसे कई बार ऐसा होता है ना, आप इसको इस तरीके से समझिए कि एक नेकलेस है, ठीक है, उसमें एक पेंडेंट है, मतलब एक चेन है, उसमें एक पेंडेंट लगा हुआ है। अब आप पेंडेंट अलग करोगे तो आप चेन फिर भी पहन सकते हो, चेन आपके काम की है। लेकिन अगर आपने चेन अलग कर दी, मान लीजिए चेन है जो कि आपको अच्छी नहीं लग रही है, तो पेंडेंट आपके किसी काम का नहीं है ना। तो उसी तरीके से मान लीजिए कुछ ऐसे अधिनियम है जो कि पूरी की पूरी चेन फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आपके पास बचा क्या, पेंडेंट। तो आप पेंडेंट क्या करोगे, वो कि ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे आप फेविकोल से चिपका लोगे। तो उसी तरीके से तो जो अगर आपका कुछ नियम ऐसे होते हैं जो पूरे एक्ट को उपयोगी बनाते हैं, तो अगर वो नियम असंगति में है और आप उनको सेपरेट कर रहे हो तो फिर पूरा का पूरा एक्ट इनवैलिड हो जाता है, वहाँ पे हम सेवरेबिलिटी नहीं अप्लाई करते। अब हम बात करते हैं हमारी दूसरी डॉक्ट्रिन की, जो कि है डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। इसको हम हिंदी में कहते हैं आच्छादन का सिद्धांत। ठीक है, अब ये आच्छादन का सिद्धांत क्या होता है इसको बताती हूँ। ये भी मोस्टली प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पे ही लागू होता है, यानी पूर्व संवैधानिक नियम पे ही लागू होता है। तो इसमें क्या है, इसका जो प्रिंसिपल है वो क्या है, ये कहता है, इसका जो नियम है वो ये कहता है कि जो कानून होते हैं ना, जो कि पूर्व संवैधानिक कानून है, जिनको हम वो बेसिकली जब हम सेवरेबिलिटी अप्लाई करते हैं और उन कानूनों को बोल देते हैं कि अमान्य है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि उन कानूनों को अमान्य बोलने का ये मतलब नहीं है कि वो कानून मृत हो गए हैं या फिर आप ये कह लीजिए डेड कंडीशन में हो गए हैं, बल्कि बस हम इतना मान के चलते हैं कि जो कानून हमने अमान्य घोषित किए हैं वो मौलिक अधिकार द्वारा ढक लिए गए हैं। यानी कि वो हाल फिलहाल कुछ कानून ऐसे होते हैं, ठीक है, जिन पे हम एक्लिप्स भी लगाते हैं, सेवरेबिलिटी भी लगाते हैं और साथ में एक्लिप्स भी लगाते हैं। तो उसमें क्या होता है, ये मान लिया जाता है कि ये कानून अभी के लिए, फिलहाल के लिए ओवरशैडो कर लिए गए हैं, यानी ढक लिए गए हैं मौलिक अधिकारों द्वारा। जैसे आपको पता है ना कि एक्लिप्स का मतलब जैसे ग्रहण होता है, ठीक है, आच्छादन। तो जैसे जब सूर्य ग्रहण लगता है तो क्या होता है कि चंद्रमा सूर्य को ढक लेता है ताकि सूर्य की जो रोशनी है वो पृथ्वी तक नहीं आ पाती। तो उसी तरीके से ये जो मौलिक अधिकार हैं, ये हमारे जो नियम हमने अमान्य घोषित किए उन नियमों को उन्होंने ढक लिया है। ठीक है, मौलिक अधिकार उसके ऊपर आ गए हैं, तो पूरी तरीके से आच्छादित कर लिया है। तो इसलिए वो नियम हम मान लेते हैं कि थोड़ी देर के लिए इनऑपरेटिव हो गए हैं, यानी कि थोड़ी देर के लिए हम उनका एप्लीकेशन रोक देंगे। ठीक है, अब इसको मैं एक केस के थ्रू समझाती हूँ तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। ये भीखाजी वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी का केस है। इसमें क्या हुआ था, एक पूर्व संवैधानिक नियम था, बेरार मोटर व्हीकल एक्ट। ठीक है, ये जो एक्ट था, इसको ये मोटर व्हीकल जो अधिनियम था, ये सरकार को ये अधिकार देता था कि वो किसी भी वो मोटर व्हीकल के बिजनेस को मोनोपलाइज कर सके। ठीक है, यानी कि उस पर अपना एकाधिकार स्थापित कर सके। एकाधिकार का मतलब क्या है कि वो बाकी लोगों को, स्टेट के जो सिटीजन्स हैं नॉर्मल, उनको मना कर देगी कि भाई आप मोटर व्हीकल का बिजनेस नहीं कर सकते हो, सिर्फ हम ही करेंगे मोटर व्हीकल का बिजनेस, सिर्फ सरकार करेगी। ठीक है, तो ये बिजनेस को मोनोपलाइज करने का, बिजनेस पे एकाधिकार स्थापित करने का अधिकार देता था ये बेरार मोटर व्हीकल अधिनियम, ठीक है, सरकार को। तो जब हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो ये माना गया कि ये जो अधिनियम है ये 19 क्लॉज 1 को वायलेट कर रहा है, 19 क्लॉज 1 को उल्लंघन कर रहा है। किस तरीके से उल्लंघन कर रहा है, क्योंकि 19 क्लॉज 1 आपको क्या कहता है कि फ्रीडम ऑफ ट्रेड,
ठीक है, आपको फ्रीडम देता है कि आप किसी भी तरीके से क्या कहते कोई भी बिजनेस कर सको अपने मन का। ठीक है, तो यहाँ पे जब बिजनेस पे रोक लगा दी सरकार ने, बोला कि नहीं भाई मोटर व्हीकल का बिजनेस आप नहीं कर सकते, सिर्फ हम ही करेंगे, तो ये एक तरीके से हनन हो गया इस अधिकार का। तो यहाँ पर जो बिरार मोटर व्हीकल एक्ट को ये बोला गया, तो बिरार तो हाँ, तो फिर डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी अप्लाई की गई और बिरार मोटर व्हीकल एक्ट के उस नियम को जिसमें सरकार को एक अधिकार मिलता था उसको इनऑपरेटिव घोषित कर दिया गया। ठीक है, या उस नियम को अमान्य घोषित कर दिया गया। मोनोपोली वाला जो नियम था उसको अमान्य घोषित कर दिया गया क्योंकि वो अनुच्छेद 19 से असंगति में था। ठीक है, उसके बाद अब क्या हुआ, फिर उसके बाद आर्टिकल 19 में संशोधन हुआ। ठीक है, क्या संशोधन हुआ, आर्टिकल 19 का एक्सेप्शन ऐड किया गया। उसमें ये बोला गया कि सरकार के पास ये अधिकार है कि वो कुछ बिजनेस ऐसे हैं जिनको वो मोनोपोलाइज कर सकती है, कुछ बिजनेस को, सारे बिजनेस को नहीं कर सकती बट कुछ बिजनेसेस को वो मोनोपोलाइज कर सकती है। तो यहाँ पर अब सरकार को अधिकार मिल गया, एक्सेप्शन हो गया। तो जब सरकार को अधिकार मिल गया तो जो आपका ये मोटर व्हीकल एक्ट था वो भी तो सेम अधिकार दे रहा था सरकार को। तो क्या हुआ कि ये बोल दिया गया कि जो बिरार मोटर व्हीकल एक्ट था वो जिसको हमने अमान्य घोषित किया था वो मृत नहीं हो गया था, वो डेड कंडीशन में नहीं चला गया था, बल्कि वो कुछ समय के लिए फंडामेंटल राइट ने उसे आच्छादित कर लिया था। उस पर डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स लगाई हमने कोर्ट ने और ये बोला कि भाई कुछ समय के लिए मौलिक अधिकारों द्वारा ये जो एक्ट था, ये जो अधिनियम था उसको आच्छादित कर लिया गया था। और जैसे ही ये एक्सेप्शन लागू हुआ, जैसे ही हमने संविधान को संशोधित करके ये एक्सेप्शन लागू कराया, वैसे ही जो पिछला नियम था बिरार मोटर व्हीकल एक्ट का वो वापस से ऑपरेशन में आ गया, वापस से ऑपरेटिव हो गया। ठीक, आपको ये समझ में आ गया। अब इसके बाद ना जब इसमें एक जो क्वेश्चन उठता है इस तरीके डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स में कि क्या ये सिर्फ प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ यानी कि पूर्व संवैधानिक नियमों पर ही अप्लाई होगी, क्या ये संविधान के जो पश्चात के नियम है, संविधान पश्चात नियम है, क्या उन पे अप्लाई नहीं होगी। तो देखिए, जो आर्टिकल 13 क्लॉज 2 है वो बात करता है आपके संविधान के पश्चात नियमों की। ठीक है, क्योंकि वो क्या कहता है, वो कहता है कि आप स्टेट जो है वो कोई भी ऐसा लॉ बना ही नहीं सकती है जो कि असंगति में हो फंडामेंटल राइट्स के। तो मान लीजिए स्टेट ने कोई ऐसा लॉ बना दिया, ठीक है, तो उसको हम मान लेते हैं ना कि वो वॉइड है, यानी कि शून्य, शुरुआत से ही शून्य है। क्यों? क्योंकि असंगति में तो हो ही नहीं सकता कोई लॉ। तो इसलिए ऐसा माना जाता है कि ये जो डॉक्ट्रिन है वो अप्लाई नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि अगर स्टेट कोई ऐसा लॉ बना रहा है संविधान के पश्चात, ठीक है, जो असंगति में है, तो उसको तो हम शुरू से ही डेड मान लेंगे या शुरू से ही हम मान लेंगे कि ये अमान्य है। तो जब कोई लॉ अमान्य है तो आप उसको रिवाइव कैसे कर सकते हो जब वो स्टार्टिंग से ही अमान्य है। जैसे ये वाला तो पहले मान्य था, फिर नियम के तहत अमान्य हुआ और फिर आपने कुछ संशोधन किया तो आपने उसको मान्य कर दिया। ठीक है, लेकिन आप जब 13 क्लॉज 2 क्या प्रोहिबिशन ही लगा रहा है स्टेट पे कि भाई आप बना ही नहीं सकते हो अब आप कोई ऐसा लॉ नहीं बना सकते हो। तो फिर जब आप स्टेट पे प्रोहिबिशन लग गया तो फिर कैसे आप उस लॉ को रिवाइव कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए हम नहीं मानते। अब इसका लेकिन एक एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। वो स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस अंबिका मिल्स में ये एक्सेप्शन कंसिडर हुआ था और कोर्ट ने बताया था कि देखिए क्या होता है कि आपके कुछ तो फंडामेंटल राइट्स होते हैं जो कि सिटीजन्स को मिलते हैं, सिर्फ सिटीजन्स को, बट कुछ तो मिलते हैं आपके नॉन सिटीजन्स को भी। अब नॉन सिटीजन्स में कई बार तो जैसे मान लीजिए सरकार ने कोई ऐसा नियम बनाया है जो कि नॉन सिटीजन्स के लिए मतलब नॉन सिटीजन्स के लिए बनाया है, या मान लीजिए सरकार ने कोई ऐसा नियम बनाया है जो कि सिटीजन्स और नॉन सिटीजन्स दोनों के लिए है, बट वो फंडामेंटल राइट्स की असंगति में है, और ऐसे फंडामेंटल राइट्स की असंगति में है जो कि नॉन सिटीजन्स को मिलते ही नहीं हैं। ठीक है, तो जब नॉन सिटीजन्स को फंडामेंटल राइट्स मिल ही नहीं रहे हैं तो उनके लिए जो नियम है वो असंगति में कैसे हो गया। तो इसलिए ये माना गया कि ऐसे लॉज जो कि अदरवाइज रिलेवेंट हैं, यानी कि ऐसे लॉज जो कि नॉर्मली अगर आप एफआरस को ना कंसिडर करें तो वो वैसे ठीक हैं, उनमें कोई ख़राबी नहीं है, उनमें कोई परेशानी नहीं है, वो पूरी तरीके से रिलेवेंट हैं, तो उन नियमों को नॉन सिटीजन्स के लिए एप्लीकेबल माना जाएगा। यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स यहाँ पे लगेगी और ये बोला जाएगा कि जो नियम असंगति में है फंडामेंटल राइट्स की, वो सिर्फ सिटीजन्स के लिए अमान्य होंगे, और नॉन सिटीजन्स के लिए जैसे कंपनी हुई, कंपनी को फंडामेंटल राइट्स नहीं मिलते हैं तो उनके लिए वो नियम अमान्य नहीं होंगे, और उनके लिए डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स हम लगा देंगे, आच्छादन का सिद्धांत लगा देंगे, और ये माना जाएगा कि यहाँ पर चूंकि उनके पास फंडामेंटल राइट्स ही नहीं है इसलिए वो इन नियमों को ढक नहीं रहे हैं, आच्छादित नहीं कर रहे हैं। ठीक,
तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, आपको पूरी तरीके से डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी और डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स यानी कि आच्छादन का सिद्धांत और पृथक्करणीयता का नियम पूरी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। और अनुच्छेद 13 के जो उपनियम 1 है और उपनियम 2 है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। आपको अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो यू कैन ऑलवेज आस्क इन द कमेंट सेक्शन, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा और इसके अलावा शेयर भी करिएगा, क्योंकि जितना आप शेयर करेंगे उतने ज़्यादा बच्चों तक ये पहुँचेगा और उतने ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके जो बाकी जो 2 उपनियम है, मैंने बताया था ना 4 सिद्धांतों पे बेस्ड है, तो बाकी जो 2 उपनियम है उनसे मैं डील करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।